बच्चों, आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे जीएस पेपर 4 एथिक्स इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड की एक इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी के बारे में, कीवर्ड के बारे में, एक महत्वपूर्ण अवधारणा, कॉन्सेप्ट, संकल्पना के बारे में, और जो है इंटीग्रिटी, जिसे हम सत्यनिष्ठा भी कहते हैं। जैसा कि मॉड्यूल का नाम ही है, नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि। तो इसमें सत्यनिष्ठा का अर्थ क्या होता है, आज की क्लास में हम इसी विषय पर बात करने जा रहे हैं। तो आइए चर्चा की शुरुआत करें। तो जब हम सत्यनिष्ठा शब्द का प्रयोग करते हैं तो इस शब्द की व्युत्पत्ति एक लैटिन शब्द से हुई है जिसका नाम है इंटीगर। और इंटीगर का अर्थ होता है पूर्ण, कंप्लीट या परफेक्ट, अखंड। तो ये पूर्णता क्या है? इंटीगर से जो पूर्णता का अर्थ है या होल, संपूर्ण, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि आमतौर पे हम अपने दैनिक जीवन में, अपने आसपास के परिवेश में अनेक लोगों से मिलते हैं और हम देखते हैं कि लोगों का जो विचार है, जो वो सोचते हैं, जो वो बोलते हैं और जो वो कार्य करते हैं, इसके बीच में परस्पर संतुलन स्थापित नहीं हो पाता। यानी कई बार ऐसा होता है कि हम अपने विचार के अनुसार या हम अपने वक्तव्य के अनुसार, हम अपने कथन के अनुसार, कथनी के अनुसार करनी नहीं करते हैं। तो पहली चीज़ क्या है कि जो हम कहते हैं, जो हमारा सोच है, जो हमारा व्यवहार है, जो हमारे विचार हैं, हमारे कार्य भी हमारे विचारों के अनुरूप होने चाहिए। पहली बात, यानी जब हम सत्यनिष्ठा की बात करेंगे तो उसका पहला सबसे महत्वपूर्ण अवयव क्या है कि हमारे जो विचार हैं, हमारे कार्य हमारे विचारों के अनुरूप होने चाहिए। और दूसरी चीज, हमारे कार्य विचारों के अनुरूप तो होने ही चाहिए, साथ ही साथ किसी भी परिस्थिति में हमारे कार्य हमारे विचारों के अनुरूप होने चाहिए। हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है कि परिस्थितियां कुछ विषम होती हैं, चुनौतियां ज़्यादा होती हैं, तो कई बार हम अपने सिद्धांतों और मूल्यों की अनदेखी कर देते हैं। तो जब हम सत्यनिष्ठा की बात करते हैं तो सत्यनिष्ठा एक ऐसा गुण है जो किसी व्यक्ति में पाया जाता है या किसी व्यक्ति के अंदर अभ्यास के द्वारा इसको विकसित किया जाता है। और जिस व्यक्ति में सत्यनिष्ठा नाम का गुण पाया जाता है, आप ये देखेंगे कि उस व्यक्ति की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होता है। यानी कि उसके जो कार्य होते हैं वो पहली चीज नैतिक रूप से सही होते हैं, साथ ही साथ उसके कार्य उसके विचार और कथनों के अनुरूप ही होते हैं, उनमें कोई दोहरा चरित्र नहीं होता है। साथ ही साथ जब हम अपने विचार के अनुसार कार्य कर रहे हैं, कार्य में नैतिक रूप से सही कार्य कर रहे हैं, हमारे जो कार्य हैं, एक्शंस हैं, वो मोरली अपराइट हैं, नैतिक रूप से सही हैं, और वो हर दशा में नैतिक रूप से सही है, चाहे कोई देख रहा हो या नहीं देख रहा हो। बिना इस बात की चिंता किए, बाहरी प्रभावों से पूरी तरह से निरपेक्ष होकर हम सही कार्य अगर कर रहे हैं, नैतिक रूप से सही कार्य कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उस गुण को हम सत्यनिष्ठा कहते हैं। और यह गुण यह भी दिखलाता है कि उस व्यक्ति में चरित्र की स्थिरता है, कंसिस्टेंसी ऑफ कैरेक्टर है। यानी कि वो व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में अपने विचारों और सिद्धांतों से समझौता नहीं करता है। तो सत्यनिष्ठा की परिभाषा क्या हुई? सत्यनिष्ठा की परिभाषा अत्यंत ही सरल है। ये परिभाषा क्या है कि विचार, मन और कर्म, इसमें पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे नैतिकता के साथ, अपने मूल्यों और सिद्धांतों के अनुसार कार्य करना, और हम जो कार्य कर रहे हैं उस पर प्रत्येक स्थिति में अडिग रहकर, बिना डरे डटे रहकर काम करना। यानी कि जिस व्यक्ति के अंदर सत्यनिष्ठा या इंटीग्रिटी का गुण पाया जाएगा, वह हर परिस्थिति में सत्य का पक्ष लेगा, वह हर परिस्थिति में न्याय का पक्ष लेगा, और वह हर परिस्थिति में नैतिक मूल्यों से प्रशासित होगा। उदाहरण के लिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि आप एक सरकारी अधिकारी हैं, और एक सरकारी अधिकारी रहते हुए बाह्य प्रभाव है, बाहर से कुछ लोग आप पर राजनीतिक दबाव बनाकर, आपको पैसे का लालच देके कुछ नैतिक रूप से गलत काम करवाना चाहते हैं, भ्रष्टाचार करवाना चाहते हैं, लेकिन आप वो भ्रष्टाचार करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों तैयार नहीं है? क्योंकि आपको पता है कि वो कार्य भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। यानी आप अपने मूल्य और सिद्धांत जो ईमानदारी से प्रेरित हैं,
सही कार्य, नैतिक रूप से सही कार्य करने से प्रेरित है, उससे कभी भी समझौता नहीं करते, तो ऐसी दशा में कहा जाता है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके अंदर सत्यनिष्ठा का गुण है। दूसरा एक उदाहरण, जैसे आप एक छात्र हैं और आप कोई परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं, जैसे आप मान लीजिए कि यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा या यूपीपीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा दे रहे हैं। अचानक उस क्लास में जो इन्विजिलेटर हैं वो बाहर चले जाते हैं और आपको मौका मिलता है कि आप किसी दूसरे छात्र से बातचीत करके अपने दो चार वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल कर सकें। लेकिन ये विकल्प होने के बावजूद भी आप इस तरह की नकल को सब नकल इस तरह का नकल नहीं करते हैं, तो इसका अर्थ क्या है कि आपके अंदर सत्यनिष्ठा है, क्योंकि आप विचार के रूप में इस बात को स्वीकार करते हैं कि परीक्षा में नकल नहीं होनी चाहिए, और जब आपको भी नकल करने का अवसर मिलता है तो आप उस नकल से अपने आप को क्या करते हैं, बचाते हैं। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, सत्यनिष्ठा कहते हैं। इसके बाद जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण तत्व वो है, जैसे परिभाषा तो आप समझ गए कि इंटीग्रिटी या सत्यनिष्ठा वह गुण है जिसमें व्यक्ति ईमानदार होता है और किसी भी परिस्थिति में अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करता। अब इसके अवयव क्या हैं, किन चीज़ों से मिलकर सत्यनिष्ठा बनती है, यानी किसी व्यक्ति के अंदर सत्यनिष्ठा है, इस बात की हम पहचान कैसे करें। तो अगर हम कंपोनेंट्स या अवयवों को जानते रहेंगे तो इस बात की पहचान हम आसानी से कर सकते हैं। और ये अवयव क्या है, जैसे पहला कंपोनेंट या अवयव है ईमानदारी। दूसरा यानी कि ईमानदारी, सत्यनिष्ठा जो है, ईमानदारी का मतलब क्या होता है, बिना झूठ बोले, है ना, काम करना, किसी को धोखा नहीं देना, इसे ही हम क्या कहते हैं, ईमानदारी। दूसरी चीज क्या है, अगर हम किसी भी परिस्थिति में अपने मूल्य और अपने सिद्धांत के साथ समझौता नहीं करते हैं तो हमारा चरित्र जो होता है उस चरित्र में एक स्थिरता देखी जाती है, कंसिस्टेंसी देखी जाती है। तो ये कंसिस्टेंसी या स्थिरता भी सत्यनिष्ठा का ही प्रमुख तत्व है। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो नैतिक साहस की है। और यह नैतिक साहस क्या है, यहाँ पे नैतिक साहस का मतलब क्या है कि नैतिक रूप से सही कार्य करने की इच्छा आप में है, लेकिन आप किसी भी दबाव में ना आकर, बिना किसी डर के, बिना किसी भय के, बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी लोभ और लालच के नैतिक रूप से सही कार्य करते हैं, तो कहा जाएगा आपके अंदर नैतिक साहस है। यानी कि जिसके अंदर सत्य निष्ठा है उसके अंदर नैतिक साहस भी है। और सबसे बड़ी बात है कि जवाबदेही या अकाउंटेबिलिटी। जवाबदेही का मतलब ये होता है कि चाहे हम अपने निजी जीवन की बात करें या सार्वजनिक जीवन की बात करें, तमाम हमारे सामने ऐसे उदाहरण हैं जिसमें आप ये देखेंगे कि लोग अपनी गलतियों का ठीकरा दूसरों के सर पर फोड़ते हैं। तो ऐसा नहीं करना। अगर आपने कोई निर्णय लिया है और उस निर्णय से कोई त्रुटि भी उत्पन्न हो गई है तो इस बात को स्वीकार करना कि ये निर्णय मेरा है और इसके लिए मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं ही अकाउंटेबल हूँ, इसे ही हम क्या कहते हैं, जवाबदेहिता। यानी कि अगर आपने निर्णय लिया है तो आप स्वीकार करेंगे, अगर कोई गलती हो गई है तो भी आप स्वीकार करेंगे, न कि उस गलती को किसी और के सर पे मढ़ने की कोशिश करेंगे। इसके बाद जो इसका चौथा सबसे प्रमुख तत्व है वो पारदर्शिता का है। और पारदर्शिता का मतलब क्या है कि अपने निजी जीवन में या सार्वजनिक जीवन में हम सभी सूचनाओं को एक दूसरे के साथ समान रूप से साझा करेंगे, है ना। और साझा करने का मतलब क्या होता है कि हम खुले और निष्पक्ष रूप से एक नैतिक आचरण को अपनाते हैं। यानी कि आपने सुना होगा लोगों को कहते हुए कि हमारा जीवन एक खुली किताब है। इसका कहने का मतलब क्या है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी है वो पारदर्शी है ना। तो किसी तरह के दोहरे या तीसरे, या आपने देखा होगा कि कई मुखौटे लगा के लोग जिंदगी जीते हैं, तो उन मुखौटों की अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो इसका मतलब है कि आप क्या हैं, यू आर अ मैन ऑफ इंटीग्रिटी। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सत्यनिष्ठा जैसे मूल्यों से या गुणों से प्रेरित हैं। अब दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि सिविल सेवकों के लिए सत्यनिष्ठा क्यों आवश्यक है। वैसे तो सत्यनिष्ठा सभी के लिए ज़रूरी है, लेकिन सिविल सेवकों के लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, अनिवार्य हो जाता है। इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे कारण है कि जो भी सिविल सेवक हैं वो बहुत ही जिम्मेदारी भरा पद होता है, जहाँ पर आपको पारदर्शिता, जवाबदेहिता को सुनिश्चित करते हुए कानून का पालन इसको सुनिश्चित करवाना है। यानी अगर आप एक ईमानदार सिविल सेवक हैं, यानी कि सरकारी कार्यालय में, सरकारी संस्थाओं में आप भ्रष्टाचार को बढ़ावा
नहीं देंगे। जन कल्याण की भावना से प्रेरित होकर काम करेंगे, यानी कि जो भी नीतियां हैं उनके क्रियान्वयन में नीतियों का लाभ सही व्यक्ति तक पहुंच पाएगा, और अगर ऐसा होगा तो लोगों में सरकारी संस्थाओं के प्रति, सरकार के प्रति, राज्य के प्रति विश्वास बढ़ेगा। तो इससे क्या होगा? जन विश्वास प्रोत्साहित होगा, विश्वसनीयता प्रोत्साहित होगी, और साथ ही साथ ऐसी दशा में निष्पक्ष और गैर पक्षपाती प्रशासन को बढ़ावा मिलेगा। निष्पक्ष और गैर पक्षपाती प्रशासन क्या है? तो एक ऐसा प्रशासन जो भाई भतीजावाद की भावना से प्रेरित नहीं है, एक ऐसा प्रशासन जिसमें भ्रष्टाचार जैसे तत्वों का कोई भी स्थान नहीं है। और अगर एक सिविल सेवक सत्यनिष्ठा के गुणों से प्रेरित होकर कार्य करता है तो ऐसी दशा में वो अपने आप को भ्रष्टाचार से भी दूर रख पाएगा, साथ ही साथ किसी भी प्रकार के दबाव से मुक्त होकर काम करेगा, यानी कि उसकी जो उसका जो नैतिक स्व है, आंतरिक नैतिकता, वो उसको दिशा देगी, उसके कार्यों को दिशा देगी। और ऐसी दशा में जो प्रशासन है वो कैसा हो जाएगा? नैतिक हो जाएगा। तो एथिकल गवर्नेंस या नैतिक प्रशासन की संकल्पना साकार हो सकेगी। और जब नैतिक प्रशासन की संकल्पना साकार होगी, ऐसी दशा में जो भी योजनाएं हैं, जो भी योजनाओं का लाभ है वो सही व्यक्ति तक पहुंच पाएगा। साथ ही साथ ऐसा प्रशासक एक आदर्श नेतृत्वकर्ता की भूमिका में होगा। वो भविष्य के जो भी भावी सिविल सेवक हैं उनके लिए अपने व्यक्तित्व को एक आदर्श व्यक्तित्व के रूप में प्रस्तुत कर पाएगा, वो एक आदर्श नेतृत्व कर पाएगा। तो सिविल सेवकों के लिए सत्यनिष्ठा जैसा गुण इस मामले में बहुत ही आवश्यक है, हम सबके लिए आवश्यक है। क्योंकि अगर हमारे व्यक्तित्व में सत्यनिष्ठा है, इसका मतलब ये है कि हम अपने निजी जीवन में भी विश्वसनीयता, आत्मसम्मान और भरोसे को बढ़ावा देने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ है ना, अगर आप में सत्यनिष्ठा जैसे गुण है तो हो सकता है कि कुछ समय के लिए आपको चुनौतियों का सामना करना पड़े, लेकिन दीर्घ रूप में, लंबे समय में आप अंततः सफलता ही अर्जित करेंगे, आप अंततः नेम और फेम ही अर्जित करेंगे। साथ ही साथ अगर समस्त व्यक्ति सत्यनिष्ठा जैसे गुणों से प्रेरित होकर अपने कार्यों को नैतिक रूप से सही ढंग से संपादित कर सकें तो ऐसी स्थिति में सामाजिक समरसता की भी स्थापना होगी। लोगों के अंदर जो सामाजिक बंध है, भाईचारा है, ये और भी ज़्यादा मजबूत बनेगा। इसके अतिरिक्त जब हम सत्यनिष्ठा से प्रेरित होकर कोई कार्य करते हैं तो ऐसी दशा में हम किसी के साथ अन्याय और अत्याचार नहीं करते हैं और हम अपने विवेक से जी रहे होते हैं। और ऐसी दशा में ऐसे व्यक्ति को आत्मबोध, ऐसे व्यक्ति को अपराध बोध की भावना से स्वतंत्रता होती है। कई बार अगर हम भ्रष्टाचार कर रहे हैं या कोई नैतिक रूप से गलत काम कर रहे हैं तो धीरे धीरे हमारे मन में एक गिल्ट की भावना, एक अपराध बोध की भावना संचित होने लगती है, और धीरे धीरे वो अपराध की भावना, अपराध बोध की भावना, वो जो गिल्ट है, वो जो प्रायश्चित है, वो हमें डिप्रेशन की तरफ लेके चला जाता है। तो शायद हम उस चीज़ से अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा कि क्या है। जैसे मान लो मैं एक कर्मचारी हूँ जो किसी संगठन में काम करता हूँ और हर महीने 5 तारीख को मेरी सैलरी आती है, और अचानक एक दिन क्या होता है कि मैं अपनी सैलरी देखता हूँ और मुझे सैलरी में बढ़ी हुई सैलरी दिखती है। मुझे दिखता है कि मेरे सैलरी में 2 लाख रुपए या 3 लाख रुपए ज़्यादा आ गए हैं। तो ऐसी दशा में बिना इस बात का इंतज़ार किए कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट मुझे कॉल करके बताए कि आपको ज़्यादा सैलरी चली गई है, मैं खुद ही अपने संगठन में कॉल करके ये बात उनको बताऊंगा कि मेरे पास ज़्यादा सैलरी चली आई है, और मैं विलिंगली अपनी इच्छा से उस सैलरी को वापस कर दूं। तो यह क्या दिखलाता है? सत्यनिष्ठा को दिखलाता है। परीक्षा में नकल करने का अवसर होने के बाद भी अगर आप नकल नहीं करते हैं तो यह आपकी सत्यनिष्ठा को दिखलाता है, क्योंकि वहाँ पे अवसर है। आप वैचारिक रूप से मानते हैं कि नकल करना गलत है, लेकिन वैसा सकारात्मक अवसर अगर आपको उपलब्ध है जहां आप नकल करके और बेहतर अंक पा सकें, आपने नकल ना करने के विकल्प को चुना, यही आपकी क्या है? सत्यनिष्ठा है। मान लेते हैं कि आप एक व्यवसायी हैं, बिजनेसमैन हैं, और आपने अपने बिजनेस में जब अपने अकाउंट्स को देखा तो आपको कुछ टैक्स गड़बड़ी की पता चली, और आपने उस टैक्स गड़बड़ी को खुद ही जाके रिपोर्ट किया, खुद ही आयकर विभाग को बताया। ये आपकी जो प्रोफेशनल इंटीग्रिटी है, बिजनेस इंटीग्रिटी है, इसको दिखलाता है। ये दिखलाता है कि एक व्यवसायी के रूप में भी आपके अंदर सत्यनिष्ठा जैसे गुण है। तो ये जो इंटीग्रिटी या सत्यनिष्ठा है,
अरस्तु एक महत्वपूर्ण दार्शनिक है जो हमारे सिलेबस में भी है और जिसको हमें स्टडी भी करना है। तो अरस्तु ने जब अपने विचारों को दिया तो उसके विचारों में उसने एक जो विचार दिया जिसको हम गुण नैतिकता सिद्धांत कहते हैं। इसको हम इन डिटेल्स बाद में डिस्कस करेंगे, अभी मैं सामान्य रूप से चर्चा कर देता हूँ कि जब भी कोई व्यक्ति कोई कर्म करता है तो एक तरीका ये होता है कि कर्म का परिणाम क्या है उस आधार पर हम उस कर्म को नैतिक है या नैतिक नहीं है उसको जज करने की कोशिश करते हैं, जिसे हम परिणामवाद कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक और सिद्धांत है जो ये कहता है कि हमारे जो भी कर्म है ना, वो रूल्स से गाइडेड होने चाहिए, नियम पालन से गाइडेड होने चाहिए। जैसे कांट कैटेगोरिकल इंपेरेटिव की बात करता है और रूल बेस्ड एथिक्स की बात करता है। जब अरस्तु बात करता है नैतिक सिद्धांत की, तो अरस्तु ये कहता है, अरस्तु का पूरा फोकस व्यक्ति के चरित्र पर होता है। और व्यक्ति का चरित्र जो है, अरस्तु कहता है कि व्यक्ति के चरित्र में वर्च्यूज या सद्गुणों का विकास बहुत आवश्यक है। अगर व्यक्ति के चरित्र में ये वर्च्यूज या सद्गुण विकसित हो गए तो ऐसी दशा में व्यक्ति नैतिक रूप से सही कर्म करेगा। तो अरस्तु का पूरा फोकस व्यक्ति के चरित्र या गुण पे है, इसीलिए अरस्तु का जो सिद्धांत है वो गुण सिद्धांत भी कहा जाता है। अब अरस्तु के गुण सिद्धांत में इसका एक हिस्सा जो है जिसे हम मध्यम मार्ग का सिद्धांत कहते हैं, गोल्डन मीन थियरी कहते हैं। तो जब अरस्तु ने ये मध्यम मार्ग का सिद्धांत दिया, गोल्डन मीन थियरी दिया, तो इसने ये कहा कि हम सद्गुण क्या है कैसे पहचाने। इसका एक बड़ा ही साधारण सा नियम है कि दो अतियों के बीच में जो गुण है वही सद्गुण है। टू एक्सेसेस, बिटवीन टू एक्सेसेस देयर इज अ मीन, और हमें क्या करना चाहिए, वो मीन ही वर्च्यू है और उसे फॉलो करना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। जैसे अगर हम इंटीग्रिटी की बात करें तो इंटीग्रिटी क्या है, तो एक तरफ एक एक्सेस की बात करता है बेईमानी, जिसको डिसऑनेस्टी भी कहा जाता है। अरस्तु कहता है कि दूसरी तरफ जो दूसरा एक्सेस है और ये जो अति है यही वाइस है और यही बुराई है ना, यही वाइस है। और दूसरी तरफ अगर हम रख दें रिजिड राइटियसनेस, रिजिड राइटियसनेस, तो रिजिड राइटियसनेस का मतलब ये हुआ कि आक्रामक सच्चाई, ठीक है, आक्रामक सच्चाई, ठीक है, आक्रामक सच्चाई, इसको हम कहेंगे रिजिड राइटियसनेस। तो अरस्तु ये कहता है, ठीक है, कि एक तरफ क्या हो गया बेईमानी, दूसरी तरफ क्या हो गया रिजिड राइटियसनेस, आक्रामक सच्चाई का। इस तरह की सच्चाई मतलब जो मतलब किसी को हर्ट करे ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इन दोनों के बीच में जो स्थिति है वो है सत्यनिष्ठा की, और यह सत्यनिष्ठा ही क्या है, सद्गुण है, और हमें इस सद्गुण का क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। तो अरस्तु के अनुसार सद्गुण एक नैतिक गुण है जो अत्यधिक कठोरता, जिसको वो रूढ़ नैतिकता भी कहता है, और बेईमानी यही है आक्रामक, है ना, रूढ़ नैतिकता या आक्रामक जो इस सिद्धांत है। तो इसके बीच का जो मतलब तत्व है वही सद्गुण क्या है, सत्यनिष्ठा। तो हमें क्या करना चाहिए, सत्यनिष्ठा के अनुसार अपने चरित्र को विकसित करना चाहिए, अपने चरित्र में सत्यनिष्ठा के गुणों को विकसित करना चाहिए। ऐसे दूसरा उदाहरण किसका है, साहस का है। तो साहस जो है, करेज जिसको हम साहस कहते हैं, यह भी गोल्डन मीन है, दो एक्सेसेस या दो अतियों के बीच का एक मध्यम मार्ग है। तो साहस, दो अति कौन कौन से हैं, है ना, अगर हम करेज की बात करें तो एक तरफ कोवर्डिस या कायरता है, ये एक अति हो गई, जो क्या हो गई, वाइस या बुराई हो गई। दूसरी तरफ क्या हो गया, रैशनेस, रैशनेस का मतलब हो गया अत्यंत लापरवाही भरा व्यवहार, और इन दोनों के बीच में क्या है, करेज या साहस। तो अरस्तु के अनुसार ये करेज या साहस भी क्या है, एक सद्गुण है। यानी मनुष्य को अपने व्यक्तित्व में, अपने चरित्र में सद्गुणों के विकास की कोशिश करनी चाहिए, है ना। तो इंटीग्रिटी भी एक वर्च्यू है ना। यानी कि अगर इस सद्गुण को हम धारण करते हैं तो इससे हमारे व्यक्तित्व का चरित्र या गुण बेहतर बनेगा और इससे हम नैतिक रूप से बेहतर काम करते हैं, है ना। तो अरस्तु कहता है कि सत्य निष्ठा बीच का मार्ग है ना। और बीच का मार्ग होने का मतलब ये होता है कि हमें क्या करना चाहिए, है ना, कि हमें मतलब एक संतुलित निर्णय लेना चाहिए, संतुलित व्यवहार के साथ काम करना चाहिए। अब अरस्तु ने यह भी बताया कि सत्यनिष्ठा ऐसा गुण नहीं है जिसको आप रातों रात विकसित कर सकते हैं। व्यक्ति के अंदर पहले तो सद्गुणों को समझना होता है और फिर धीरे धीरे क्रमिक रूप से अभ्यास से हम अपने
चरित्र में इन गुणों का विकास कर सकते हैं, जिसको अरस्तु क्या कहता है, सद्गुण कहता है। तो अरस्तु ने बताया कि एक सबसे पहला स्टेप होता है कि हमारा जो विवेक है और हमारी जो बुद्धि है, तो इस विवेक और बुद्धि का प्रयोग करते हुए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस विवेक और बुद्धि का प्रयोग करते हुए अपने तर्क के आधार पर हम यह समझ पाते हैं कि नैतिक रूप से क्या सही है और क्या गलत है। तो पहला स्टेप तो यह है कि आप अपनी विवेक बुद्धि का उपयोग करें, तर्क का उपयोग करें, और उस विवेक बुद्धि और तर्क के आधार पर यह समझें कि नैतिक रूप से क्या सही है और क्या गलत है। तो ये पहला स्टेप है जिसको अरस्तु तर्क की अवस्था कहता है या लोगोस कहता है। वहीं अरस्तु दूसरी अवस्था को अभ्यास की अवस्था कहता है या इथॉस कहता है। कहता है जब आपको अपनी विवेक या बुद्धि के आधार पर सही और गलत में भेद करना आ गया, उसके बाद दूसरी अवस्था जो इथॉस का स्टेज है, यहाँ पर आपको क्या करना है, लगातार ईमानदारी के साथ, लगातार निष्पक्षता के साथ और लगातार साहस के साथ काम करना है। और यही क्या दिखलाता है, यही आपकी सत्यनिष्ठा को भी दिखलाता है। तीसरा जो स्टेज है जिसको अरस्तु फ्रोनेसिस कहता है या व्यवहारिक बुद्धिमत्ता कहता है, तो क्या है ये फ्रोनेसिस, व्यवहारिक बुद्धिमत्ता? तो इसी को अरस्तु संतुलित निर्णय लेने की क्षमता कहता है। यानी कि पहले तो विवेक बुद्धि के अनुसार क्या सही क्या गलत समझते हैं, फिर हम लगातार इतिहास करते हैं, अभ्यास करते हैं, और फिर थर्ड स्टेज में हम ये समझ पाते हैं कि फ्रोनेसिस क्या है या व्यवहारिक बुद्धिमत्ता क्या है, स्थिति के अनुसार संतुलित निर्णय लेने की क्षमता हमारी क्या है। तो ये बात हमें समझना है। तो इसे ही क्या कहा जाता है, यहाँ पे सत्यनिष्ठा कहा जाता है। एक दूसरा फिलोसोफर है जिसको इमैनुअल कांट कहते हैं, और इसका कैटेगोरिकल इंपेरेटिव थियरी हमें पढ़ना है, और इसको आगे हम अपनी क्लासेस में डिटेल के अनुसार डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो कांट के नैतिक सिद्धांत में भी ये कहा गया है कि कर्तव्य और सार्वभौमिक नैतिक नियम के अनुसार हमें काम करना चाहिए। यानी कि कोई एक्शन, कोई कर्म नैतिक रूप से सही है या नहीं, इसको जज करने के लिए हम यूनिवर्सल मैक्सिम का प्रिंसिपल अपना सकते हैं कि सार्वभौमिक रूप से जिस नियम का पालन किया जा सके, सार्वभौमिक रूप से जिस नियम का पालन करने से समाज में व्यवस्था की स्थिति बने, समाज में सामाजिक समरसता बढ़े, हमें वैसे ही कर्मों को नैतिक रूप से सही कार्य करके करना चाहिए। तो व्यक्ति सही कार्य करता है, कांट कहता है कि आप मोरली अपराइट हो, सही कार्य करते हो, नैतिक रूप से सही कार्य कर रहे हो, और नैतिक रूप से सही कार्य करने के पीछे कोई लाभ या कोई स्वार्थ से प्रेरित तत्व नहीं है। नैतिक रूप से सही कार्य करने के पीछे कोई दबाव या प्रेशर काम नहीं कर रहा है। तो ऐसी दशा में हम क्या कहेंगे कि व्यक्ति अगर किसी लाभ के भय से निरपेक्ष होकर, किसी दबाव से प्रभावित हुए बिना अगर नैतिक रूप से सही काम कर रहा है, तो यही क्या है, यही उसके अंदर सत्यनिष्ठा जैसे गुणों को दिखलाता है। तो मुझे लगता है कि आप इस बात को समझ गए होंगे, सत्यनिष्ठा। अब देखिए, मैंने कहा कि अरिस्टोटल, अरस्तु के अनुसार सत्यनिष्ठा एक सद्गुण है, और इसका निरंतर हमें क्या करना होगा, अभ्यास करना होगा, और उस तरह से इस गुण का विकास करना होगा। तो कैसे इस गुण का विकास किया जा सकता है? तो स्वाभाविक है कि इसके लिए कई सारे तरीके हैं। जैसे जब आप सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्लियर करेंगे, तो ट्रेनिंग सेंटर में, प्रशिक्षण केंद्र में आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा। वहाँ नैतिक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स के बारे में बताया जाएगा, कोड ऑफ कंडक्ट फॉर सिविल सर्वेंट्स और ब्यूरोक्रेट्स के बारे में बताया जाएगा। वहाँ आप समझ पाओगे कि किस तरह के आपके द्वारा किए गए कौन से कर्म मोरली अपराइट होंगे, नैतिक रूप से सही होंगे। तो ये एक चरण है। तो हम अभी एक प्रारंभिक अवस्था में, जहाँ हम अपने मस्तिष्क को प्रिपेयर कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं कि भविष्य में जो कुछ भी हो, हम मतलब पहले से, है ना, हमारा जो मस्तिष्क हो, हमारा जो व्यवहार हो, हमारा जो आचरण हो, हमारे पास एक नीति शास्त्र की एक व्यवहारिक समझ हो, तो इससे शायद भविष्य में हमें निर्णय लेना और प्रभावी निर्णय लेना ज़्यादा आसान होगा। इसके अलावा जो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है उसके बारे में हम जानेंगे, उससे भी कहीं ना कहीं हमारी पर्सनालिटी ट्रेन होगी और हम इंटीग्रिटी को ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। जैसे एक फिल्म बॉलीवुड की कोस्टा, ऐसा कुछ है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी का उसमें लीड रोल है। तो आप देखेंगे कि उसमें एक अधिकारी एक विसल ब्लोअर को प्रोटेक्ट करने के लिए किस हद तक चला जाता है। यानी कि उसने जो कीमत चुकाई उस विसल ब्लोअर को प्रोटेक्ट करने के लिए, जिसने उसको वो इन्फॉर्मेशन दी थी, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उस अधिकारी ने जो कीमत चुकाई, उसकी वजह से वो अधिकारी क्या बना, भविष्य के भावी प्रशासकों के लिए एक रोल मॉडल भी बना। तो ये बात आपको समझनी है कि
ये गुण जो है, सत्यनिष्ठा जैसे गुण, हमें निरंतर अभ्यास करके इसको विकसित करना होता है। ट्रेनिंग हमें एक बेंचमार्क दे देता है, एक एक कह सकते हैं कि एक खाका उपलब्ध करा देता है, लेकिन उस सांचे में अपने व्यक्तित्व को ढालने के लिए हमें लगातार अभ्यास करना होगा। तो इस तरह से हम अपने व्यक्तित्व में सत्यनिष्ठा जैसे गुणों को विकसित कर सकते हैं। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि नैतिक आचरण की जब भी हम बात करेंगे, तो बिना सत्यनिष्ठा की बात किए हम नैतिक आचरण की बात कर ही नहीं सकते। नैतिक आचरण की बात करने में जो सबसे महत्वपूर्ण गुण है वो क्या है? सत्यनिष्ठा ही तो है, इंटीग्रिटी ही तो है। इंटीग्रिटी चाहे हमारे निजी जीवन में हो, सत्यनिष्ठा चाहे निजी जीवन में हो या सार्वजनिक जीवन में हो, है ना। यानी कि हमारे विचार सिद्धांत के अनुसार ही हमारे कार्य हैं। और ऐसा नहीं है, कई बार आपने देखा होगा कुछ लोगों को कि जहाँ पे आपको कई सारे लोग ऑब्जॉर्व कर रहे हैं, वहाँ पे आपका व्यवहार, आपका विचार कुछ अलग होता है, और जहाँ पे आपको कोई नहीं देख रहा है, कोई नहीं ऑब्जर्व कर रहा है, वहाँ पे आपके व्यवहार और विचार अलग होते हैं। तो आपको वो चीज़ बदलनी होगी। परिस्थिति कुछ भी हो, आपके व्यवहार और आपके विचार, है ना, वैसे ही होने चाहिए। आपके सिद्धांतों के अनुसार ही आपके कर्म होने चाहिए, चाहे कोई देख रहा हो चाहे कोई नहीं देख रहा हो। यानी सत्यनिष्ठा का मतलब है वही करना जो नैतिक रूप से सही है, वही करना जो नैतिक रूप से सही है, चाहे कोई देख रहा हो चाहे कोई नहीं देख रहा हो, चाहे कोई सीसीटीवी कैमरा हो, चाहे लोग ऑब्जर्व करने के लिए यहाँ हम पर्सनल लाइफ में बंद कमरे में बैठे हों, लेकिन नैतिक रूप से जो सही है हम वही करेंगे। किसी भी स्थिति में हम अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं करेंगे। चाहे हमें पैसे का लोभ दिया जाए, चाहे हमें हमारे ऊपर दबाव का प्रयोग किया जाए, किसी भी स्थिति में हम अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं करेंगे और उन सिद्धांतों के अनुसार ही नैतिक रूप से सही आचरण करेंगे। तो मुझे लगता है आप इस बात को समझ पाए होंगे कि नीति शास्त्र की बात करना, नैतिक आचरण की बात करना बिना सत्यनिष्ठा के मीनिंगलेस है, अर्थहीन है ना। तो आम नागरिकों के लिए सत्यनिष्ठा जरूरी है, क्योंकि अगर आम नागरिक सत्यनिष्ठा जैसे गुणों का विकास करेंगे तो समाज में एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ेगा, समाज में सामाजिक समरसता और भाईचारा बढ़ेगा, और हम कह सकते हैं कि एक बेहतर सामाजिक वातावरण हम सुनिश्चित कर पाएंगे। वहीं सिविल सेवकों के लिए तो यह बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि जब तक सिविल सेवकों के अंतर सत्यनिष्ठा जैसे गुणों के आधार पर वो अपने काम को नहीं करेंगे, तो ऐसी स्थिति में न्यायपूर्ण और भ्रष्टाचारपूर्ण प्रशासन की कल्पना करना भी असंभव है। तो हमेशा याद रखना है कि जब आप सत्यनिष्ठा जैसे गुणों का विकास करके अपने जीवन को जिएंगे, तो आपके जीवन में अल्पकालिक चुनौतियां आएंगी, लेकिन आपको उन अल्पकालिक चुनौतियों से निडर होके लड़ना है। तब दीर्घ काल में आप दूसरों के लिए एक नैतिक प्रकाश स्तंभ के रूप में अपने व्यवहार और अपने आचरण को स्थापित कर पाएंगे। जैसे गांधी जी का हम उदाहरण लेते हैं। आपने गांधी जी के जीवन से क्या सीखा? गांधी जी जब सत्यनिष्ठा की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि आंतरिक रूप से पूर्ण सत्यता, यानी आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से ट्रूथफुलनेस, सत्य के अनुसार हमारा आचरण होना चाहिए, और वही पूर्ण सत्यता की स्थिति क्या है? सत्यनिष्ठा। गांधी ये भी कहते हैं कि आपके आस्था, आपके शब्द, आपके विचार बनते हैं, ठीक है, और धीरे धीरे आपका आस्था, आपका थॉट प्रोसेस ही आपका विचार बनता है, वो विचार शब्द बनता है, और धीरे धीरे वही शब्द के अनुसार हमारा आचरण, हमारा भाग्य, सब कुछ संचालित होने लगता है। जैसे गांधी को आपने देखा कि गांधी ने एक पुस्तक लिखी, आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग, और उस सत्य के साथ प्रयोग में गांधी जी ने अपने निजी जीवन में भी जो गलतियां की थी, उन गलतियों को बिना किसी डरे, बिना झिझके सार्वजनिक रूप से साझा किया, और ये काम मोरल करेज, नैतिक साहस का है जो गांधी जी ने दिखलाया। तो गांधी का जो जीवन है वो सत्यनिष्ठा का सबसे बड़ा उदाहरण है, कि जिन सिद्धांतों की बात गांधी करते हैं उन सिद्धांतों को अपने निजी जीवन में भी उतारने की कोशिश करते हैं। तो उस तरह की नैतिकता, सार्वजनिक नैतिकता आज के राजनेताओं में देखने को नहीं मिलती है। तो गांधी एक आदर्श है, उस आदर्श के पीछे क्या है कि उन्होंने अपने निजी जीवन में और उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन में दोनों जगहों पे सत्यनिष्ठा के सिद्धांतों का पालन किया, और पूरे जीवन भर, मैंने कहा सत्यनिष्ठा का गुण अचानक नहीं विकसित, तो पूरे जीवन भर गांधी ने अपने व्यक्तित्व में सत्यनिष्ठा जैसे गुणों को के उच्चतम स्तर को धारण करने की कोशिश की, और यह कोशिश उनके आखिरी समय तक भी रही। तो मुझे उम्मीद है कि आज के टॉपिक में आप सत्यनिष्ठा के बारे में एक सामान्य समझ आपकी विकसित हो गई होगी। धन्यवाद।